मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर जो वॉल्यूम 7 है। और इससे पहले 2 वीडियो हमारा आ चुका है फ्रेंड्स, जिसमें बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय घटनाक्रम आ चुका है फ्रेंड्स। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट में बना हुआ करंट अफेयर करके, उसी में सारे कुछ मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और आज का वीडियो में देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो परफेक्शन आईएएस का वॉल्यूम 7 से था। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे ना कि आधे आधे घंटे का ही वीडियो बनाएंगे ताकि आपको भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, और डिटेल्स में पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि 68 69 में बीपीएससी में बहुत सारा चेंज हो चुका है पैटर्न, एक करंट अफेयर का पूछने का तरीका चेंज हो गया है, तो इसलिए हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इससे पहले एडिटेरिया का भी जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज और एडिटेरिया का करंट अफेयर जो करंट कॉन्सेप्ट करके आता है, पेपर का निचोड़, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार स्पेशल और विविध आता है। साथ ही साथ खान ग्लोबल स्टडी का बिहार स्पेशल और बीपीएससी मेकर का बिहार स्पेशल हम करंट करवा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी हमारा चल रहा है फिर साथ ही साथ, क्योंकि परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज अभी दो टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट है 15 और 16, और सेक्शनल भी टेस्ट था, और आईएएस परम आईएएस का भी टेस्ट सीरीज हो रहा है फ्रेंड्स। तो टेस्ट जहां से भी आपको मिले टेस्ट आप कंप्लीट कीजिए, डेली टेस्ट दीजिए, 2 से 3 1 से 2 कम से कम दे दीजिए टेस्ट, तो आपको ईजी हो जाएगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो पहला है, भारत द्वारा मालदीव को $50 मिलियन की बजटीय सहायता दिया गया है। तो किसको दिया है? तो मालदीव को, जो मालदीव हमारा नियरेस्ट देश है। भारत ने मालदीव सरकार को रोल ओवर $50 मिलियन ट्रेजरी बिल सब्सक्राइब के लिए किया है, और जो मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व के सब्सक्रिप्शन की परिपक्वता अवधि पर निर्गत किया गया है। मालदीव इस फंड से अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर खर्च करेगा। नेक्स्ट है टीसीएस का फ्रांस में ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो टीसीएस ने फ्रांस के पेरिस में चूज फ्रांसीसी समिट के दौरान ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गठन की घोषणा की है। नया एआई सेंटर पेरिस के ला डिफेंस क्षेत्र में स्थापित की करने वाली टीसीएस पेस कोर्ट में अवस्थित होगा। यह टीसीएस ग्लोबल पेस नेटवर्क की श्रेणी में 7वीं ऐसी सुविधा होगी जो एम्स्टर्डम, लंदन, न्यूयॉर्क, पीटर्सबर्ग, टोरंटो और टोक्यो के उपरांत होगा। तो ये फ्रांस में हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा टीसीएस का। नेक्स्ट है कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस क्या है? तो चर्चा में क्यों था? तो कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता 2 वर्षों के लिए, जो 2024 से 26 के लिए भारत को मिली है। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि भारत पहले कोई अध्यक्ष बनता है ना, अभी G20 का अध्यक्ष बने थे, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था 68 बीपीएससी में कि G20 का कहाँ पे हुआ है बैठक। तो ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि कोलंबो प्रोसेस का भारत क्या है, तो भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बन रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या है? तो इसका उद्देश्य सुरक्षित, व्यवस्थित एवं कानूनी प्रवास को प्रोत्साहन करना है। यह एशियाई देशों के लिए विदेश रोजगार एवं संविदात्मक श्रम प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। 12 एशियाई देश का सदस्य है, तो इसमें 12 एशियाई देश इसके सदस्य हैं, तो ये भी ध्यान दे लीजिएगा। कोलंबो प्रोसेस दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक देश की श्रेणी परामर्श प्रक्रिया है। यह ओवरसीज रोजगार के बेहतर आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अध्यक्ष के रूप में भारत का लक्ष्य सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट में नेपाल की विख्यात पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर तीसरी बार चढ़ के इतिहास रख दिया। अपने ही रिकॉर्ड करते हुए, तो तीसरी बार नहीं है फिर से 30वीं बार है। ठीक है, ये 30वीं बार है, ध्यान रखिएगा, 30th बार। ठीक है, तीसरी बार यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यही है कामेरी रीता शेरपा, तो अब वो उतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भूस्खलन से पपुआ न्यू गिनी प्रभावित। तो चर्चा में क्यों है? तो पपुआ न्यू गिनी
पपुआ न्यू गिनी इंगा प्रांत में बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटना घटी। मुख्य बिंदु क्या है, तो पपुआ न्यू गिनी के भूस्खलन से सैकड़ों लोग कालावित हो गए और व्यापक पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। भारत ने तुरंत $1 मिलियन अमेरिकी की राहत राशि पपुआ न्यू गिनी को भेजने की घोषणा की है, ताकि इस आपदा से प्रभावित इन देशों को पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों में मदद मिल सके। पपुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पपुआ न्यू गिनी कहाँ है, तो इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर के क्षेत्र में है। तो ध्यान रखिएगा। पपुआ न्यू गिनी रिंग ऑफ फायर पर होने के कारण लगातार भूकंपीय गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कोलंबिया में बुल फाइटिंग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव तो चर्चा में क्यों है, तो कोलंबिया के विधि निर्माताओं ने 2027 में बुल फाइटिंग को प्रतिबंध करने का पक्ष में मतदान दिया है। पशु अधिकार समूह के अनुसार इस तरह के एनिमल स्पोर्ट्स संस्कृति का नहीं वरन यातनाओं का प्रतीक है, ये ध्यान रखेंगे। कोलंबिया में होता था। अतिरिक्त जानकारी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में तमिलनाडु के जल्लीकट्टू बैलों को काबू में करने का त्यौहार तथा असम में मोहजूज पारंपरिक भैंसों की लड़ाई प्रतियोगिता को प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 2017 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक ने केंद्र सरकार की इस पशुओं के प्रति निर्दयता के विरुद्ध कानून में संशोधन प्रस्तावित किया, ताकि पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू जैसी पारंपरिक खेलों का आनंद उठा सके। 9 वर्षों के पश्चात 2024 में असम में मोहजूज त्योहार का पुनः आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत नाइजीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में नाइजीरिया में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को शीघ्र पूरा करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। मुख्य बिंदु क्या है इसका, तो दोनों पक्षों पर फोकस द्विपक्षीय व्यापार के साथ साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रीय रहा है। इन दोनों पक्षों के बाजार तक पहुंच के मुद्दे का समाधान कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस, फार्मास्यूटिकल एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, विमान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास एवं शिक्षा आदि क्षेत्र में सहयोग शामिल है। अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गेमिंग वीजा के बारे में, तो चर्चा में क्यों है, तो दुबई में ग्लोबल इंडस्ट्रियल लीडरशिप के लिए गेमिंग वीजा का शुभारंभ किया गया है, तो ध्यान रखिए कहाँ हुआ, तो दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड वीजा नियम, तो चर्चा में क्यों है, तो न्यूजीलैंड का नया वीजा नियम 2024 में अंग्रेजी अनुवाद को अनिवार्य बनाता है। मुख्य बिंदु क्या है, तो 2024 में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि आवेदक पत्र के साथ भेजे गए अन्य दस्तावेज या तो अंग्रेजी भाषा में हो या फिर वे किसी अन्य भाषा में है, तो उसी के साथ उसका प्रमाणीकृत सर्टिफाइड अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी होना चाहिए। इस बदलाव का उद्देश्य वीजा आवेदन प्रक्रिया की गति को तेज करना है, क्योंकि किसी अन्य भाषा में लिखे दस्तावेज को पढ़ने और समझने में काफ़ी समय लग जाता है। नेक्स्ट है जेड.आई.जी जिम्बाब्वे की सोना समर्थित मुद्रा। ये बहुत बार मतलब जितने भी करंट अफेयर आए हैं ना उसमें ये जरूर पूछा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने जिंगजी नाम के एक नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का शुभारंभ किया है, जो 5 अप्रैल 2024 से जिम्बाब्वे डॉलर का स्थान ले चुकी है। जिम्बाब्वे गोल्ड का संरक्षित रूप है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मध्य एशिया का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो मध्य एशिया का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो चर्चा में क्यों है, तो रूस उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निर्मित करने जा रहा है। तो कौन करेगा फिर, तो रूस, और कहाँ पे, तो उज्बेकिस्तान में। रूस एवं उज्बेकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार मॉस्को, जो रूस की राजधानी है,
कि इस मध्य एशिया देशों में एक लघु नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। यह संयंत्र रूसी डिजाइन पर आधारित होगा और इसकी कुल क्षमता कितनी होगी तो 330 मेगावाट होगी। इसमें कुल 6 रिएक्टर होंगे और प्रत्येक की क्षमता 55 मेगावाट होगी। ठीक है। नेक्स्ट है थाईलैंड में सीनेट चुनाव हुआ है, तो चर्चा में क्यों है। तो थाईलैंड की सत्ता पर वहां की सेना ने 2014 में अधिकार कर लिया था। अब 10 वर्षों के पश्चात वहां सीनेट का पहला चुनाव होने जा रहा है। मुख्य बिंदु क्या है तो सीनेट के पास प्रधानमंत्री को चुनने की शक्ति नहीं होगी, परंतु यह अपनी अन्य भूमिका को निभा सकेगी। सीनेट थाईलैंड की राष्ट्रीय सभा का उच्च सदन होता है, जैसे हमारा राज्यसभा है उस तरीके से वहाँ पे सीनेट नाम रहता है। यहाँ मतदाता इंट्रा ग्रुप सेल्फ सिलेक्शन नाम की प्रक्रिया के माध्यम से सीनेटरों का चयन करते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 5वां वॉक द टॉक सभी के लिए स्वास्थ्य चुनौती। इसके बारे में तो चर्चा में क्यों है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जेनेवा के प्लस डेसेस नेशनल में वॉक द टॉक नाम के एक योग शस्त्र का आयोजन किया है, तो ध्यान रखिएगा नाम क्या है तो वॉक द टॉक नामक योग सत्र है और जनेवा में हुआ है। और कौन कर रहा है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। मुख्य बिंदु क्या है तो इसका आयोजन जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी मिशन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर किया है। और इस आयोजन का उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य तथा विशेष स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके बारे में क्योंकि इसके जो मुख्यालय है ना वो हमारे गुरुग्राम में भारत में है, तो चर्चा में क्यों है तो स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया है। मुख्य बिंदु क्या है तो नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान भारत में स्पेन के राजदूत ने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव को इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन सौंप दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को व्यवहारिक रूप से COP21 पेरिस के दौरान भारत तथा फ्रांस, ध्यान रखिएगा कि किसने किया है तो भारत तथा फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन COP21 पेरिस के में हुआ था। और पेरिस के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर द्वारा प्रदान किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है तो लक्ष्य सौर ऊर्जा के गहन एवं व्यापक प्रयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते को कार्यान्वित करना है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अतिरिक्त जानकारी इसमें तो स्थापना कब हुई है तो 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुआ है। संस्थापक कौन है तो भारत और फ्रांस। मुख्यालय कहाँ है तो गुरुग्राम भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 121 देशों का एक सहयोग संगठन है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व की सर्वोच्च वेधशाला, चर्चा में क्यों है तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में विश्व की सर्वोच्च वेधशाला का उद्घाटन किया है, तो ध्यान रखिएगा कि टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में कहा तो चिली कहाँ है तो ये फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका में है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली के एंटो फैगास्टन क्षेत्र में आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। ये देखिए वेधशाला है फ्रेंड्स, ठीक है। यह चिली के अटाकामा मरुस्थल में माउंट चाजनतोज पर 18,500 की फीट की ऊंचाई पर स्थित है। टेलीस्कोप ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भारत की प्रमुख वेधशाला कहाँ है तो बृहत मोटरवेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे में है जो महाराष्ट्र में। और कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ है तो कोडाई कनाल में तमिलनाडु में। और भारतीय खगोल वेधशाला IAO कहाँ है तो हनाले लद्दाख में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बर्ड फ्लू के बारे में तो चर्चा में क्यों है तो प्रथम मानवीय बर्ड फ्लू का मामला ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवेदन किया गया है, तो ये क्या है तो प्रथम बर्ड फ्लू है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछ लेगा, क्योंकि बर्ड फ्लू वगैरह के बारे में ना आप बायोलॉजी अगर घटना चक्र किए होंगे तो उसमें ज़रूर ये सब क्वेश्चन मिलता होगा कि H1 और N1 H5 ऐसे करके रहता है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि मानवीय बर्ड फ्लू है। मानवीय बर्ड फ्लू का मामला कहाँ पे आया है तो ये देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में आया है। एक बालक जो मार्च माह में भारत से वापस विक्टोरिया गया था H5N1
बर्ड फ्लू से संक्रमित होने वाला ऑस्ट्रेलिया का प्रथम व्यक्ति बना है। तो ये ध्यान रखिएगा H5N1, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। H5N1 क्या है? तो प्रथम मानवीय बर्ड फ्लू है, ध्यान रखेंगे। H5N1 के विषय में देख लेते हैं। तो H5N1 के विषय में क्या है? तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू की पहचान सर्वप्रथम 1959 में स्कॉटिश चिकन में की गई थी। यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है, परंतु उन मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है जो बीमार पशुओं के संसर्ग में रहते हैं। H5N1 मनुष्यों के मध्य आसानी से हस्तांतरित नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा पर वैश्विक समझौता चर्चा में क्यों है? तो BIPO के सदस्य राष्ट्रों में मध्य बौद्धिक संपदा पर वैश्विक समझौता हुआ है। चर्चा में क्यों है? तो इसके बारे में और देख लेते हैं फिर इसका मुख्य बिंदु। तो संयुक्त राष्ट्र बौद्धिक संपदा अभिकरण के द्वारा बौद्धिक संपदा, जेनेटिक संसाधनों एवं परंपरागत ज्ञान पर प्रथम वैश्विक समझौते को मान्यता प्राप्त हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा गठन WIPO के सदस्य राष्ट्रों ने बौद्धिक संपदा, जेनेटिक संसाधनों एवं संबद्ध परंपरागत ज्ञान पर जेनेवा के राजनयिक सम्मेलन में एक नए समझौते को मान्यता प्रदान की है। इस समझौते का उद्देश्य पेटेंट पद्धति की प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा गलत तरीके से पेटेंट प्रदान करने पर रोक लगाता है। बौद्धिक संपदा का अभिप्राय मानव मस्तिष्क के सृजनों से है। ये ध्यान रखिएगा कि बौद्धिक संपदा का अभिप्राय क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क के सृजन से होता है तथा यथाविष्कार होता है। ठीक है, ये पेटेंट, कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क में विधि द्वारा संरक्षित एवं सुरक्षित होता है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, म्यांमार, मेरी थोड़ी सी आवाज़ भारी आ रही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मैम इसका चाहिए, तो मेरे को बनाना ही होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी मैनेज कीजिएगा, आवाज़ में थोड़ी सी मोटापन आ रहा होगा। तो म्यांमार के जूटा द्वारा चीन समर्पित बांध परियोजना का पुनः आरंभ हुआ है। और ये तो ध्यान दीजिएगा कि म्यांमार के जूटा द्वारा, ठीक है, चीन समर्पित बांध, तो इसके बारे में है मुख्य बिंदु। तो चीन की सहायता से म्यांमार के जूटा द्वारा $3.6 बिलियन की माइलस्टोन बांध परियोजना को पुनः आरंभ किया जा रहा है, जिसे पहले अधर में रखा गया था। तो ये नाम क्या है? तो नाम माइलस्टोन बांध परियोजना है फ्रेंड्स। म्यांमार ने सैन्य शासन को जूटा कहा जाता है। तो म्यांमार में सैन्य शासक को क्या कहता था? जूटा कहा जाता है, जुंटा। यह कदम नीतियों में एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि 2011 में सशक्त विरोध के कारण बीच में रोक दिया गया था। यह परियोजना उत्तरोत्तर किचन राज्य के इरावदी नदी पे है। और इरावदी नदी तो क्या है? तो ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत 6000 मेगावाट बांध की योजना है, जो चीन की 90% विद्युत आवश्यकता को पूर्ति करती है। नेक्स्ट, चीन द्वारा यूएसए कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चर्चा में क्यों है? तो अमेरिकी कंपनी द्वारा ताइवान को अस्त्र निर्यात करने के कारण चीन ने उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध कुछ अमेरिकी कंपनियों की चीन के साथ आयात निर्यात गतिविधियों को रोकेगा। इस कंपनियों में वह कंपनी भी शामिल है जो ताइवान को अस्त्र बेच रही थी। अब यह कंपनी चीन में नया निवेश नहीं कर सकेगी। राज्य की मीडिया के अनुसार इस सूची में बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी को भी शामिल किया गया है। स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के बारे में देख लेते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? तो एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस आरंभ किया है। तो ये कहाँ किया है एलन मस्क फ्रेंड्स? तो ये इंडोनेशिया में किए हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो इन सर्विस का लक्ष्य ईस्ट द्वीप समूह राष्ट्र के सुदूर इलाके में संपर्कता को संवर्धित करना है। इसका उद्घाटन बाली में किया गया है, जहां मस्क ने
इंडोनेशियाई अधिकारियों की उपस्थिति में बेहतर इंटरनेट पहुंचाने की परिवर्तनकारी संभावना पर बल दिए हैं। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है कंबोडिया, म्यांमार एवं लाओस संगठित आर्थिक अपराध के उभरते केंद्र। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है, तो कंबोडिया, म्यांमार एवं लाओस में संगठित आर्थिक अपराधों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। इन अपराधों का मुख्य टारगेट भारतीय ही होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। देख ले, लाओस यहाँ पे है, और लाओस क्या है, तो एक लैंडलॉक कंट्री है फ्रेंड्स। लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जो समुद्र से टच नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वियतनाम है जो, और यहाँ पे थाईलैंड है, कंबोडिया है। देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है कि भारतीयों को लक्षित कर किए जाने वाले आर्थिक धोखाधड़ी के कुल मामले में लगभग 50% इन तीन एशियाई पूर्व देश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों म्यांमार, कंबोडिया और लाओस से ही संचालित किए जा रहे हैं, तथा अनेक वेब एप्लीकेशन फ्रॉड चीनी भाषा में लिखे होते हैं। नेक्स्ट है ताइवान के निकट चीनी सैन्य ड्रिलें अधिक तीव्र हो रही है। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित विलियम लई चिंग के द्वारा ताइवान के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद, तो ध्यान रखिएगा कि ताइवान के राष्ट्रपति की शपथ कौन लिए हैं, तो विलियम लई चिंतगे, ठीक है, के बाद चीन ने ताइवान के निकट बृहद पैमाने पर सैन्य प्रशिक्षण आरंभ कर दिए हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में लई ने ताइवान की स्वतंत्रता का वादा किया है और चीन को सैन्य धमकियां देने से मना किया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि चीन व ताइवान के मध्य तनाव बढ़ रहे हैं। ध्यान तब हो कि चीन ताइवान को अपनी ही भूमि का एक भाग मानता है तथा रहा है, और जबकि ताइवान अपनी स्वतंत्रता का दावा करता है। नेक्स्ट है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमी सर्विसेज RITES द्वारा बांग्लादेश को कोच आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है, तो RITES एवं बांग्लादेश रेलवेज के मध्य एक समझौता हुआ है जिसका संबंध कोचों की बिक्री, उनकी डिजाइन निर्धारित करना तथा स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने के अलावा प्रशिक्षण प्रदान करना जैसी गतिविधियां से है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी व कमीशनिंग के लिए 36 माह की समय सीमा तय की गई है जो, और वारंटी अवधि 24 माह है। यह समझौता RITES की विश्व स्तरीय रेलवे रोलिंग स्टॉक जिसे भारत में निर्मित किया गया था के निर्यात की योजना का एक भाग है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है AI समर्थित डिजिटल प्रवक्ता, इसके बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो चर्चा में क्यों है, तो यूक्रेन ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है। यूक्रेन ने एक AI संचालित प्रवक्ता का अनावरण किया है जिसका नाम विक्टोरिया C है। ये बहुत बार जितने भी मॉक टेस्ट अभी हम कर रहे हैं ना, जैसे कि एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज हो रहा है, साथ ही एडुटेरिया का जो 2 टेस्ट है जिसमें आधार टेस्ट सीरीज जो 17 टेस्ट थे उस पर वो कंप्लीट हो चुका है और उसका प्लेलिस्ट पे मैं डाल दी हूँ। उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और जुनून टेस्ट सीरीज में भी, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है फ्रेंड्स। और परफेक्शन IAS का टेस्ट सीरीज हो रहा है, अभी तो 2 टेस्ट आपका फुल लेंथ टेस्ट हो गया है और परम IAS का भी टेस्ट सीरीज हो रहा है फ्रेंड्स। तो उसमें सारे में ये क्वेश्चन जरूर पूछा है कि यूक्रेन का AI संचालित जो प्रवक्ता है उसका नाम क्या है, तो विक्टोरिया C है। तो ये ध्यान रखेंगे, और ये यूक्रेन से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट, इसका काम अपने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों प्रवक्ता को डिलीवर करना है। अपने विदेश मंत्रालय के संचालन में AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता को एकीकृत करने की यूक्रेन की पहल विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला प्रयास है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ईरान के चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए भारत द्वारा 10 वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ है। तो भारत व ईरान के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के अनुसार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शाहिद बेहस्ती टर्मिनल, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये चर्चा में बहुत है। तो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल चाबहार बंदरगाह का संचालन अगले 10 वर्षों के लिए भारत करेगा। तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे चाबहार पोर्ट है
तो देख लेंगे ये यहाँ पे जो भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया और ईरान में है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा ईरान के सड़क एवं शहरी विकास मंत्रालय में मिहरदात बजरापास की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता के तहत इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड शाहिद वेदहस्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इस टर्मिनल के तहत बेहतर संपर्कता के लिए रेल एवं सड़क संरचना को सुधारना आवश्यक शर्त है और इसके लिए भारत सरकार ने ईरान को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर को राशि प्रदान की है। तो ये ध्यान रखिएगा कितना किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ब्रिटिश अंटार्कटिक भू क्षेत्र चर्चा में क्यों है, तो रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल एवं गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है। तो किसने किया है, तो रूस ने किया है और के तेल एवं गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है। कहाँ है, तो अंटार्कटिक के क्षेत्र में है फ्रेंड्स। ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र वर्तमान में 1959 की अंटार्कटिक संधि के तहत संरक्षित है। इस संधि पर रूस सहित अनेक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि इस क्षेत्र में सभी तेल विकास कार्यों पर रोक लगाती है और इस विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों के रूप में नामित करती है। नेक्स्ट है रूस की यह खोज इन भंडारों के दोहन के संभावित इरादे पर इस संधि की शर्तों का उल्लंघन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की चर्चा में क्यों है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो वेनेजुएला प्रथम आधुनिक देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वेनेजुएला प्रथम आधुनिक देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियरों को खो दिया है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है, तो नए शोधों से पता चलता है कि एंडीज में अवस्थित हम्बोल्ट ग्लेशियर जो ठंडा ग्लेशियर है, हम्बोल्ट ग्लेशियर पिघल रहा है। वर्तमान में इसका फैलाव 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि अब यह ग्लेशियर न रहकर एक आइस फील्ड बन गया है। ठीक है, हम्बोल्ट ग्लेशियर एंडीज में सियारा निवेदा डे हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ है, तो एंडीज में सियारा नेवेदा डे मेरिडा पहाड़ों तथा उत्तर पश्चिम में ग्रीनलैंड की केन बेसिन की सीमा पर अवस्थित है। और वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर हुआ करते थे जिसमें से 5 पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। एकमात्र हम्बोल्ट ग्लेशियर बचा है जो सिकुड़ कर बर्फीला मैदान बन चुका है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नेपाल की नई मुद्रा। तो नेपाल ने एक नया करेंसी नोट जारी करने का निर्णय लिया है जिसमें भारतीय भू क्षेत्र को दर्शाया गया है। ये बहुत कंट्रोवर्सी भी था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ये नेपाल का मुद्रा है जिसमें मुख्य बिंदु क्या है, तो नेपाल की कैबिनेट ने वहां के 100 रुपये के नए नोट को स्वीकृति दे दी है। इस नोट पर नेपाल का नया नक्शा छापा दिया गया है। ठीक है, जिसमें लिपुआधुरा काला पानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है जबकि ये भारतीय भू क्षेत्र है। 2020 में नेपाल ने अपना दूसरा संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन 3 इलाकों को शामिल करके अपने देश को राजनीतिक नक्शादतन किया था। तो ध्यान रखिए कौन सा है, तो लिपियाधुरा काला पानी और लिपुलेख है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। काला पानी भारत व नेपाल के बीच का सबसे बड़ा भू क्षेत्र संबंधित विवाद है और भारत नेपाल तथा तिब्बत चीन के बीच त्रिजंक्शन का भूमिका निभाता है। तो काला पानी के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व का सर्वोच्च प्रतियोगिता पूल चर्चा में क्यों है, तो वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने थिम्पू कहाँ, तो भूटान में सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धा पूल का अनावरण किए हैं। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान की राजधानी थिम्पू में समुद्र तल से 8,200 फीट की ऊंचाई पर नए प्रतिस्पर्धी पूल का अनावरण किए हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण नेताओं चैंपियन के लिए ब्लू रेजिडेंस वीजा। तो चर्चा में क्यों है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा जारी किए हैं।
इस 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा का लक्ष्य वैश्विक नेताओं को पर्यावरणीय शोध गतिविधियों एवं प्रौद्योगिकी समाधान के प्रति आकर्षण करना है। यह वीजा संयुक्त अरब अमीरात की सीमाओं के बाहर भी प्रभावी है। उन सभी चैंपियनों को यह वीजा दिया जा सकता है जो विश्व में किसी भी स्थान पर साधारणीय को प्रोत्साहित कर रहे हो। संयुक्त अरब अमीरात के इस कदम ने संधारणीयता एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उसके वैश्विक नेताओं के रूप में स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट क्लोराप्रिक्रिन। इसके बारे में तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया है कि वह यूक्रेन में केमिकल एजेंट क्लोराप्रिन का उपयोग कर रहा है। क्लोराप्रिन क्या होता है? तो क्लोराप्रिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधी कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशक एवं नेमाटाइड के रूप में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोनों पक्षों द्वारा इस रासायनिक यौगिक को पहली बार जहरीली गैस के रूप में उपयोग में लाया गया था। मनुष्य पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है, जैसे आंखों, त्वचा एवं श्वसन नली में जलन का अभाव, उल्टियां आना आदि होता है। रासायनिक हथियार उन हथियारों को कहा करते हैं जिसमें ऐसे रसायन का उपयोग किया जाता है जो मनुष्य को मार सकता है या अन्य किसी प्रकार के गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है FLIRT फ्लड। तो फ्लड क्या होता है? तो मुख्य बिंदु है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड का नया वेरिएंट फ्लड पाया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड का नया वेरिएंट फ्लड पाया गया है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे और इसको ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कोविड का ना दिमाग खराब रखा है। नेक्स्ट है एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये क्या है? तो AMS। मुख्य बिंदु क्या है? तो अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऊपर विकासशील देशों के लिए विश्व व्यापार संगठन के 10% अनुदान की सीमा से बढ़ाने का आरोप लगाया है। यह ओपन करना किसान को वृद्धित अनुदान प्रदान करने के कारण लगाया गया है और इन अनुदानों एवं घरेलू सहायता को व्यापार के संदर्भ में एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। इनका प्रयोग व्यापार विकृत अनुदानों को पहचानने के लिए किया जाता है जिनको कृषि पर हुए समझौते के अनुसार कम समय में जानने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कांकेसथुराई बंदरगाह। तो चर्चा में क्यों? तो श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने भारतीय वित्तीय अनुदान से कांकेसथुराई बंदरगाह को जीर्णोद्धार की स्वीकृति पर मुहर लगा दी है। मुख्य बिंदु क्या है? तो यह श्रीलंका के उत्तरोत्तर क्षेत्र में अवस्थित है जिसका विस्तार 1600 एकड़ भू क्षेत्र पे है। यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये पोर्ट पॉइंट पेरोडो है। नेक्स्ट है यह बंदरगाह भारत के पांडिचेरी के कराईकल बंदरगाह से 104 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। भारत एवं श्रीलंका सक्रिय रूप से ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट्स का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिसका संपर्कता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है G7 के बारे में देख लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है? तो G7 द्वारा 2035 तक कोयले को फेज आउट करने का विचार विमर्श पर किया गया है। G7 द्वारा 2035 तक, ये डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, ईयर याद रखें कि 2035 तक कोयले को फेज आउट करने पर विचार विमर्श किया गया है। मुख्य बिंदु तो G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने इटली के तुरीन में आयोजित बैठक के दौरान कोयला चालित ऊर्जा संयंत्रों को फेज आउट करने पर विचार विमर्श किया जो जीवाश्म आधारित ईंधनों के उपयोग को समाप्त करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विचार विमर्श संयुक्त COP28 दिसंबर में संपन्न हुए जलवायु सम्मेलन के आलोक में हुआ जिसमें संपूर्ण विश्व ने कोयले और तेल गैस से मुक्त होने की प्रतिज्ञा ली है। तो क्या हुआ था? तो COP28 में हुआ था। फिर ध्यान रखेंगे कोयला ऊर्जा उत्पादन के फेज आउट होने की प्रस्तावित समय सीमा कितनी है? तो ये 2035 है। तो ये डेट याद रखेंगे। G7 सदस्य राष्ट्रों में कौन सा है? तो G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और तथा अमेरिका है।
ठीक है। ये सब मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28% हिस्सा और 2021 की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 21% थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मेंस में सब लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेंगे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं करंट रिलेटेड। तो ये अर्थव्यवस्था, उसके बाद आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसी तरीके से हमारा ये पूरा में हम कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरा बुक ही कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। और ये प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो आपको हेल्प हो जाएगा, बहुत सारा पढ़ने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।